नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो ध्यान से देखिए, हमें यहां पर लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखना है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज गेन तो हमने कॉमन इमीटर के लिए बहुत बार कैलकुलेट कर रखा है मीडियम फ्रीक्वेंसी में, डिफरेंट मॉडल्स में। तो हमें लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखना है। तो देखिए, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वी एनालाइज हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर आपको मिलता है लो फ्रीक्वेंसी के केस में। अभी आप देखेंगे जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है वो हाई पास फिल्टर के केस में आपको मिलती है। तो यहां पर एक्चुअल में आप हाई पास फिल्टर बने इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनालॉग में। लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आप करते हैं हाई पास फिल्टर में, हाई फ्रीक्वेंसी आप करते हैं लो पास फिल्टर में। तो यहां पर अब आपको क्या समझना है, देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीटली, जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम वो डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में आपको करना क्या है, सारी की सारी चीजें RE CE एवरीथिंग आपको यहां पर शो कर देनी है। तो हमने यहां पर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का डायग्राम शो कर दिया है। ये जो फिगर है आपका, ये शो कर रहा है आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो ये जो आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, इसमें आप जानते ही हैं कि CC CB और CE अब आपके कंसीडर होंगे, और CSH क्या होगा, आपका ओपन सर्किट होगा। तो देखिए CSH के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, तो आप शो कर सकते हैं CHH क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, इसे आपको कंसीडर करना नहीं है। AC एनालिसिस में आपको पता है VCC क्या हो जाता है आपका, ग्राउंड हो जाता है, ये भी आपको पता है अच्छे से। AC एनालिसिस में CSH ओपन हो जाएगा, VCC ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन जो CB CE और CC है, इनको आपको कंसीडर करना होगा। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको तीनों को एक साथ नहीं लेना है, आपको एक टाइम पे सिर्फ एक को लेना है, और वो भी आपको उस कैपेसिटर के लिए डिटेल डिस्कशन करना है जहां पर आपको हाई पास फिल्टर मिले। जैसा मैंने आपको बोला ना कि लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मींस हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर का एनालिसिस करने के लिए आप एक्चुअल में आउटपुट के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। हाई पास का अगर आप नॉर्मल सर्किट देखें फर्स्ट ऑर्डर का, तो होता क्या है, RC। क्लियर है पॉइंट। तो हाई पास फिल्टर जो आपका होता है, उसमें आप करते क्या है, उसपे आपका एक RC सर्किट होता है, जिसपे आप R के अक्रॉस क्या लेते हैं, R के अक्रॉस आप आउटपुट लेते हैं। तो ये आपको हाई पास फिल्टर यहां पर डेवलप करना होगा। तो यहां पर इसके लिए आप जो एनालाइज करेंगे ना, वो आप करेंगे CC का। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे CC को। तो CC आपका यहां पर कंसीडर होगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे CB और CE, जो आप कंसीडर नहीं करने वाले हैं, तो वो नॉर्मल, जैसा आप मीडियम फ्रीक्वेंसी में पढ़ते थे कि जब भी CB CC या CE कंसीडर नहीं होंगे तो वो हमेशा शॉर्ट सर्किट ही होंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। CSH कंसीडर नहीं होगा तो ओपन सर्किट ही होगा, ये भी फिक्स है। तो आपने ये सारी चीजें यहां पर शो कर दी। इसके बाद अब आपको अपना AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पर अब आप ड्रॉ करेंगे AC इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप करेंगे क्या, आप यहां पर नॉर्मली पहले BJT को बना लेंगे, और आपको पता ही है कि इमीटर आपका ग्राउंड होगा। आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका जो CE है वो शॉर्ट होगा, तो आपका जो RE है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए आप CC को कंसीडर करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं VCC आपका ग्राउंड होगा। तो VCC ग्राउंड होगा, तो ध्यान से अब देखते चलिए चीजों को। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या आ जाएगा, आपका RC आ जाएगा। तो आप सबसे पहले यहां पर कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RC ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद अगर आप देखें, कलेक्टर से ही आगे CC लगा है, ठीक है, और CC के आगे फिर इस तरीके से ग्राउंड तक RL लगा है। CSS तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, कलेक्टर से ही आगे आपका ऐसे CC लगा है, और CC के आगे ग्राउंड तक क्या लगा हुआ है, आपका RL लगा हुआ है। तो आप RL को शो कर देंगे, और RL के अक्रॉस ही आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, प्लस माइनस V0, क्योंकि CSS तो आपका ओपन हो चुका है। अब अगर आप बेस साइड देखें, तो चूंकि VCC ग्राउंड है, तो देखिए
बेस और ग्राउंड के बीच में R1 है, और नीचे भी देखिए बेस, आप देखिए ये आपका बेस है, तो बेस और ग्राउंड के बीच में क्या है, R2। तो बेसिकली बेस और ग्राउंड के बीच में आपका यहां पर आ जाएगा R1 पैरेलल R2। ठीक है, ये डायग्राम हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, हमें पता है। इसके बाद आप देखिए बेस से ही CB लगा है, आगे जाएंगे तो पर CB आप क्या करने वाले हैं, शॉर्ट, तो आगे जाएंगे तो RS और VS लगा हुआ है, तो यहां पर आप RS लगा देंगे और यहीं पर आप लगा देंगे VS। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये आपका ओरिजिनल डायग्राम यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये फिगर क्या शो कर रहा है आपका, ये फिगर शो कर रहा है AC इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है पॉइंट? तो AC इक्विवेलेंट सर्किट को शो कर लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस सर्किट को कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट किस सर्किट में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा आपको अप्रोक्सीमेटेड H मॉडल का यूज करके। तो आपको बस क्या करना है, AC इक्विवेलेंट सर्किट ही बनाना है, लेकिन BJT को किससे रिप्लेस कर देना है, अप्रोक्सीमेटेड H मॉडल से। तो यहां पर जैसे ही आप BJT को अप्रोक्सीमेटेड H मॉडल से रिप्लेस करेंगे, आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, HIE, देन आप देख सकते हैं इमीटर आपका ग्राउंड है, उसके बाद HFE इंटू IB। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो आपका नोड होता है वो तो आपका बेस होता है, ये नोड आपका कलेक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपका कनेक्टेड है यहां पर RC, देन आपका लगा है CC, देन आपका लगा है RL, और RL के अक्रॉस आप कैलकुलेट कर रहे हैं V0। क्लियर है पॉइंट? और ध्यान रखिएगा ये सारी लाइन एक ही है ना, सब कुछ ग्राउंड है आपका। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां पर आप देते हैं VI, और यहां से जो करंट जा रही है आपकी कौन सी जाती है, IB। आप अपने एनालिसिस में देख सकते हैं, जो आपने अप्रोक्सीमेटेड H मॉडल पढ़ रखा है मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में, बिल्कुल मैंने सेम काम किया, बस एक CC एक्स्ट्रा है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है आपका। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां से बेस और ग्राउंड के बीच में ही लगा हुआ है आपका RA। RA मींस R1 पैरेलल R2, मैंने नाम भी दिया हुआ है आउटपुट और इनपुट बायसिंग रेजिस्टेंस का। अगर आपको याद हो तो इनपुट बायसिंग रेजिस्टेंस का नाम मैंने दिया RA, जो कि इनपुट और ग्राउंड के बीच में होता है, और आउटपुट बायसिंग रेजिस्टेंस का नाम मैंने दिया RB। तो यहां पर नॉर्मली चूंकि R1 पैरेलल R2 था तो हमने एक नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, RA। इसके बाद अगर आप देखिए यहां पर तो RS, और इसके बाद आपका आ जाएगा VS। तो ये आपका एक्चुअल में एक सर्किट बनके रेडी हो जाएगा आपके पास। तो हमने यहां पर पूरा का पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया है। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, RA को, वेयर RA इज इक्वल टू इनपुट बायसिंग रेजिस्टेंस, आप ऑलरेडी जानते हैं R1 पैरेलल R2, और यहां पर भी आप जानते हैं कि ये HI के अक्रॉस आप करंट और वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपने वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या दिया है, VI, और यहां से जो करंट जाती है उसे आप क्या बोलते हैं, IB। और ये जो नोड होता है वो नोड क्या होता है आपका, बेस, ये नोड होता है कलेक्टर, और दिस नोड इज इमीटर। तो ये हमने सारी चीजें यहां पर शो कर दी हैं। क्लियर है पॉइंट? तो अब यहां पर आपको करना क्या है, अगर आप इस फिगर को अपने नोट्स में कंपेयर करें कॉमन इमीटर के डायग्राम से जो आपने मीडियम फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम है, बट यहां पर एक्स्ट्रा आपका CC आ रहा है। तो आप यहां पर अब CC को इंक्लूड करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर शो करना पड़ेगा कि ये हाई पास फिल्टर कैसे है। तो यहां पर अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे यहां पर अगर HFE इंटू IB और RC जो आपस में पैरेलल में है, करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस, उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, जिससे आप देखेंगे कि आपको क्लियरली हाई पास फिल्टर दिखाई देगा। तो मैंने यहां पर एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। आप देख सकते हैं कि चूंकि एरो नीचे था तो प्लस का साइन नीचे आया है,
और जब भी करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस हो तो आप उसे लिख सकते हैं वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस। और जब आप करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स लिखते हैं तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज की करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो HFE IB इंटू RC। हमने पूरा का पूरा यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो अगर आप यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वॉच करेंगे इस फिगर को, इस स्पेशली सेकंड लूप को, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो ये HFE IB और RC वाला जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका बेसिकली इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो HFE IB RC वाला वोल्टेज सोर्स है उसके कारण इस पॉइंट पर जो वोल्टेज जनरेट होगा, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आप देखिए CC और RL पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब इस तरह से इनपुट लग रहा हो और RL के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो, फिल्टर आपका बनता है हमेशा हाई पास फिल्टर। तो यहां पर हाई पास फिल्टर जो आपका बनेगा उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन आपका कहलाएगा हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो इस हाई पास फिल्टर को, इस हाई पास फिल्टर को अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो इसका इनपुट RC के बाद होगा, RL के अक्रॉस आउटपुट होगा। तो आपने CC कंसीडर इसलिए किया ताकि आप हाई पास फिल्टर को प्रूव कर पाए। तो आप देख सकते हैं हाई पास फिल्टर बन रहा है और आपको एनालिसिस कौन करना है, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको यहां पर परफॉर्म करना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो ये डायग्राम का यूज हम करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे V नॉट की वैल्यू, तो V नॉट की वैल्यू देखिए आप बड़े आराम से यहां कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आपको पता ही है वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू आप क्या करते हैं, जो वोल्टेज है जो डिवाइड होने वाला है, कहां कहां डिवाइड होने वाला है आपको निकालना किसके अक्रॉस है, RL के। तो आप क्या लिखेंगे, RL डिवाइड बाय आप क्या लिखेंगे, RL प्लस ओवरऑल। तो ओवरऑल में RC है और साथ में क्या है आपका 1/j⍵cc, क्योंकि आपको इंपेडेंस लिखने होंगे C का, R का इंपेडेंस तो R ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं V0 निकालने के लिए आपका जो माइनस HFE IB RC है वो RL के अक्रॉस आप लेंगे। तो RL से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय आप टोटल करेंगे, तो टोटल क्या है RC CC RL। तो CC का क्या लेंगे, इंपेडेंस। तीनों किसमें थे, सीरीज में, इसलिए आपका वोल्टेज डिवीजन रूल आपने परफॉर्म किया है। तो यहां पर अब अगर आप देखें तो V0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस HFE IB RC इंटू RL डिवाइडेड बाय, अगर आप यहां से RL प्लस RC कॉमन ले ले तो यहां पर अंदर बचेगा 1 माइनस 1/j को मैं माइनस j लिख रहा हूं, माइनस j ओमेगा CC। और चूंकि इस टर्म में RC प्लस RL था नहीं तो RC प्लस RL से डिवाइड हो जाएगा आपका। देख सकते हैं आप, बड़े आराम से मैच कर लीजिए इसको, यही आंसर आएगा आपका। इसके बाद आपने V0 निकाल लिया, इसे अगर आप दे दें इक्वेशन नंबर 1, और अब आप अगर कैलकुलेट करें यहां से VI, क्योंकि वोल्टेज गेन जो आप AV निकालते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, V0 बटे VI। तो अगर आप यहां पर देखते हैं VI को, तो VI देखिए डायरेक्टली दिख रहा है IB इंटू HI। तो VI आप डायरेक्टली लिख लेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है IB इंटू HI। और अगर आप देखिए ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप 1/2 करते हैं यहां पर 1 डिवाइड बाय 2, तो आप देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा वोल्टेज गेन। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन है, तो शो कर दीजिएगा AVL से। तो क्या हो जाएगा, माइनस HFE IB। और एक पॉइंट और है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो RC इंटू RL, RL प्लस RC। देखिए जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लेते हैं R1 R2 को, तो क्या लिखते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऑल दो RC RL फिगर में पैरेलल में नहीं है, लेकिन देखिए फॉर्मूला वही जनरेट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर आप मीडियम फ्रीक्वेंसी को देखें तो हम इसे लिखते थे RL डैश। जो RC और RL पैरेलल में आते थे कॉमन इमीटर में, आप अपने नोट्स को ओपन रखिए बस मीडियम फ्रीक्वेंसी के, 90% चीजें आपको सेम दिखाई देंगी। तो देखिए RL डैश हम लिखते थे, ठीक है। तो RL डैश हम वापस से लिखेंगे यहां पर, और
और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टर्म आपका पहले से प्रेजेंट है उसको लिख लीजिए, इसके अलावा जिससे आपने डिवाइड किया उसे लिख लीजिए। डिवाइड किससे किया? आई बी इंटू एच आई से, वी आई किया ना आपने डिवाइड, वी जीरो बटे वी आई। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर? वेयर आर एल डैश इज इक्वल टू आर सी पैरेलल आर एल। देखिए सेम टाइप का फॉर्मूला आएगा अभी आपका। तो यहां से एवीएल अगर आप देखें तो आईबी और आईबी कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर आप अपने नोट्स ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर माइनस एच एफ ई इंटू आर एल डैश अपॉन एच आई, कॉमन इमीटर जो आपने बाईपास कैपेसिटर के साथ लिया था, जो आपने यहां भी लिया है क्योंकि आपने सीई को शॉर्ट किया है यहां पर। तो जो आपने बाईपास कैपेसिटर के साथ लिया था, या आप बोले विथआउट आर ई आपने लिया था, यहां भी आपने विथआउट आर ई किया है क्योंकि आर ई शॉर्ट हो गया आपका। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या आया था वोल्टेज गेन का। फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली यही आया था, माइनस एच एफ ई आर एल डैश अपॉन एच आई अप्रोक्सीमेटेड एच पैरामीटर से। देखिए सेम आंसर आया आपका। तो इसको आप क्या नाम देते थे? एवी, मीडियम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन को आप नाम देते थे एवी। तो एवी आपका आ गया यहां पर, अपॉन में क्या आया? 1 माइनस जे और ओमेगा डिनोमिनेटर में, और 1 अपॉन सी सी आर सी प्लस आर एल को, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा एल, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसे इस तरीके से अब कर दें तो हमें पता है ओमेगा एल हो चाहे ओमेगा हो, ओमेगा एल को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ एल। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। तो 2 पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस जे एफ एल अपॉन एफ। तो ये आपका होता है वोल्टेज गेन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस फॉर्मूले में जो एवी है आपका वो तो मीडियम फ्रीक्वेंसी गेन ही है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम की है, बहुत सारे डेरिवेशन किए। मेन इस एवी में 1 माइनस जे एफ एल अपॉन एफ से डिवाइड हो रहा है, मींस गेन कम हो रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि एवी एल इज लेस देन एवी। ये पॉइंट आपको यहां पे क्लियर है। जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लेंगे तब हम एक ओवरऑल ग्राफ बनाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी का। तब आप देखेंगे कैसे लो फ्रीक्वेंसी पे आपको गेन कम मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन कम मिलता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे गेन आपको ज्यादा मिलता है और कांस्टेंट मिलता है। ऑल्दो अभी मैं आपको लो फ्रीक्वेंसी का फिगर जरूर बना के दिखाऊंगा जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैं आपको तीनों को एक साथ मिक्स करके भी जरूर शो करूंगा। तो अभी के लिए अभी हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं एवीएल, यहां पर अगर आप देखेंगे एवीएल को तो एवीएल में हमने लिखा है ओमेगा एल अपॉन ओमेगा या एफ एल अपॉन एफ। तो यहां पर हमने ओमेगा एल क्या लिया हुआ है? ओमेगा एल हमने लिया है 1 अपॉन सी सी आर सी प्लस आर एल। अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये आपने देखिए लिखा हुआ है 1 अपॉन सी सी आर सी प्लस आर एल को आपने क्या लिखा है? ओमेगा एल। यहां से ही एफ एल, एफ एल आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई सी सी आर सी प्लस आर एल, ये आप यहां पर लिख सकते थे एफ एल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब आप सीसी को कंसीडर करते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला यहां पर क्लियर हो गया होगा। यहां पर ये जो आपने अभी एवीएल निकाला है, अब इस एवीएल का डिटेल एनालिसिस हमें करना है। ठीक है, तो यहां पर एवीएल को हम वापस से लिख लेते हैं। एवीएल आपका क्या है? एवी 1 माइनस जे एफ एल अपॉन एफ। यहां पर अगर हम मॉड ऑफ एवीएल निकालें तो ये कितना हो जाएगा? एवी, एवी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, अंडर रूट क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? देखिए डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस जेबी का मॉड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस एफ एल अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ए प्लस जेबी हो या ए माइनस जेबी हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। तो ये आपका कितना आ गया? एवीएल आ गया। इसके अलावा अगर मैं एंगल ऑफ निकालू एवीएल तो एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जो एंगल होता है न्यूमरेटर का एंगल निकालिए माइनस डिनोमिनेटर का निकालिए। न्यूमरेटर अगर आप बोलेंगे वोल्टेज गेन, जो आप मीडियम फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज गेन निकालते थे वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, तो रियल पार्ट का एंगल कितना होता है आपका? 0 डिग्री। तो आप 0 डिग्री लेकिन मत लिखिएगा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सिर्फ एवी लिख दिया है लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला देखिए यहां माइनस है। कॉमन इमीटर में माइनस होता है वोल्टेज गेन, तो माइनस है अगर रियल पार्ट खाली प्रेजेंट हो, और वोल्टेज गेन जो रियल पार्ट है आपका जो प्रेजेंट है, जब रियल पार्ट खाली प्रेजेंट हो और वो नेगेटिव हो तो आपका एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है पॉइंट। अगर आपको एंगल निकालने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए साइड में फॉर्मुलेस लिख देता हूं रफ में, उनको आप साथ साथ लेकर चल सकते हैं। मैं ऐसे फॉर्मूले लिखने वाला हूं, वैसे एंगल इतना ज्यादा आप निकालते नहीं है एनालॉग सर्किट्स में, कंट्रोल सिस्टम में या आप सिग्नल सिस्टम में काफी कैलकुलेशन करते हैं एंगल का, तो वहां आपको ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको 4 ऐसे फॉर्मूले लिख देता हूं जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो x प्लस जे वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, तो इसका एंगल होता है tan इनवर्स y बाय x माइनस x प्लस जे वाई, मतलब जब रियल पार्ट नेगेटिव होता है तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y बाय x। अगर दोनों पार्ट नेगेटिव होते हैं तो आंसर होता है 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स y बाय x, और अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है तो आंसर होता है माइनस tan इनवर्स y बाय x। तो ये 4 फॉर्मूले आप हमेशा माइंड में रखिए। इसके बाद यकीन मानिए कोई भी एंगल आएगा, क्योंकि इन 4 के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना आपके सामने, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंगल निकालने में। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वहां पर अगर आप वॉच करेंगे तो इन फॉर्मुलेस में आपको दोबारा से माइनस साइन पुट नहीं करना है। जैसे सपोज करिए सेकंड फॉर्मूला है माइनस एक्स प्लस जे वाई, तो आपको सिर्फ x पुट करना है y बाय x में, या सिर्फ y पुट करना है, माइनस x नहीं पुट करना है। उसी के कारण तो 180 डिग्री आया है, समझ में आ रही बात। या जो थर्ड फॉर्मूला है माइनस एक्स माइनस जे वाई, उसमें आपको y और x की वैल्यू माइनस नहीं पुट करनी, सिर्फ जो वैल्यू है उसको उठा के रखना है, ठीक है, साइन दोबारा पुट नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एवी आपका नेगेटिव है, रियल पार्ट है और वो नेगेटिव है, तो सेकंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला भी। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 डिग्री, तो आंसर क्या बचेगा 180। तो यहां से आंसर बच जाएगा 180 डिग्री एवी का, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और रियल पार्ट नेगेटिव है, एवी नेगेटिव है ना आपका। और अगर आप माइनस करें फिर, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर का एंगल निकाले डिनोमिनेटर के लिए माइनस करना है आपको, तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जब आप न्यूमरेटर का लिख लिए उसके बाद आपने माइनस लगाया, डिनोमिनेटर का एंगल आप देखिए कौन सा केस मैच हो रहा है आपका, फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ वाला x माइनस जे वाई, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो उसका आंसर क्या होता है माइनस tan इनवर्स y बाय x। उसका भी माइनस है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में होने के कारण भी माइनस था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। पहले तो एंगल कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, तो पहले माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट ले लीजिए, फिर डिनोमिनेटर का एंगल लिखिए। डिनोमिनेटर का एंगल भी किसमें है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर क्या लिखते हैं tan इनवर्स में इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन है देखिए FL अपॉन F है, और मैंने फिर से बोला है साइन पुट नहीं करना है आपको, माइनस पुट नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है FL अपॉन F डिवाइड बाय रियल पार्ट 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया AVL का। तो अगर आप देखेंगे जो आपका एंगल ऑफ AVL है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ऑफ AV, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि वोल्टेज गेन जब आप निकालते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में तो एंगल आता है 180 डिग्री। यहां पर देखिए 180 डिग्री प्लस समथिंग है tan इनवर्स FL अपॉन F, तो 180 से तो ज्यादा ही होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गई। यहां पर जो वोल्टेज गेन होता है वो रिड्यूस होता है, लेकिन एंगल ऑफ वोल्टेज गेन आपका इंक्रीज होता है। इसके अलावा एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड, जितना आप ऑब्जर्व कर सके इन चीजों को आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। एक केस है जब आप f की वैल्यू fl लेते हैं, मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल करेंगे तो देखिए AVL की वैल्यू कितनी आती है आपकी, AVL की वैल्यू आएगी आपकी AV
अपॉन देखिए एफएल को एफ के इक्वल किए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो √2। तो यहां से बेसिकली हुआ क्या, तो आपने यहां पर एवीएल अचीव कर लिया। अब अगर आप यहां पर एंगल ऑफ एवीएल अचीव करें तो आप देखिए जैसे ही आप एफएल को एफ के इक्वल करेंगे क्या बनेगा tan 1 tan 1 कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए हमेशा, 45 डिग्री। tan 1 इज 45, tan 45 इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 225 डिग्री। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, 180 + 45। तो यहां से देखिए हुआ क्या, आपको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता चल गई। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच gain becomes 1/√2 times of maximum value and angle becomes 225 डिग्री। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर आपने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बोला था कि हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के केस में, वोल्टेज गेन के मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो देखिए यहां पर अगर मैं एक और केस लूं, आपने F = FL पे तो जज कर लिया, तो अगर आप यहां पर चेक करते हैं F = 0 पर, तो F = 0 पर देखिए AVL की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे ही आप F की वैल्यू 0 पुट करेंगे देखिए FL/F है, तो FL/0 मतलब नीचे आ जाएगा इंफिनिटी + 1, इंफिनिटी + 1 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, और AV/इंफिनिटी 0, तो AVL आ जाएगा 0। अगर आप एक और केस यहां पर कंसीडर करें, F की वैल्यू इंफिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू, तो AVL देखिए क्या आ जाएगा। जैसे ही आप F की वैल्यू इंफिनिटी कंसीडर करेंगे, FL/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 0 + 1 1, √1 इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा AV मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का, तो हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं AVL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर आप देखेंगे इंफिनिटी पर AVL आपको AV के इक्वल मिला है मॉड ऑफ AVL, और 0 पर आपको 0 के इक्वल मिला है। तो यहां पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ग्राफ आपका 0 पे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। यहां पर 0 पे आपका 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये आपका मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाएगा एक पॉइंट के बाद। आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू पर आपका रीच करेगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप FL की वैल्यू लेंगे, F की वैल्यू जब आप FL के इक्वल लेंगे, तो आपका जो मॉड ऑफ AVL है वो बन जाएगा मॉड ऑफ AVL अपॉन √2। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को FL के इक्वल लेंगे तो आपका AVL कितना बन जाएगा मॉड ऑफ AVL AV अपॉन √2। आप देख सकते हैं आपने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है कि एट F = FL मॉड ऑफ AVL इज इक्वल टू AV अपॉन √2। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चला जाएगा AV पर। तो इस तरीके से आपको मिलता है लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में वोल्टेज गेन, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। क्लियर है पॉइंट। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में वोल्टेज गेन का कंसेप्ट आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी हमने पूरा डेरिवेशन किया है वो भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।